हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं ग्रुप डी परीक्षा सेट प्रैक्टिस 2025 का जो प्लेटफॉर्म बुक की जो दिया गया वॉल्यूम 1 का जो सेट प्रैक्टिस है, उसी का आज मैं चौथा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम लोग 100 सवाल टोटल देखेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी जीके जीएस है और मैथ और रीजनिंग सारे सवाल हम लोग देखेंगे। और हाँ, याद रखना 2025 24-25 में लगभग 7 से 8 हम लोग जो सवाल करंट अफेयर से बनने की संभावना है वो सारे सवाल भी देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और जोरदार स्वागत रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। अंत तक जरूर बने रहिएगा, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज मेरा चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ से आपको मिलेगी। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल यह दिया गया है, बोल रहा है कि दिए गए आरेख जो है उसके आधार पर ये जो गोला है, यह गोला दे दिया गया है आपका कॉफ़ी प्रेमी के लिए, सैनिक के लिए ये वाला गोला और स्नातक के लिए ये वाला गोला। ठीक है, सब सारे जो है आपका गोले इतना आदमी पी रहा है या नहीं पी रहा है, जो भी दिया गया है वही दिया गया। अब यहाँ सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो उपरोक्त जो कथन दिया है उस आधार पर देखेंगे। पहला कथन क्या दिया है कि ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफ़ी प्रेमी है वह 27 है। तो कॉफ़ी प्रेमिकों की संख्या 27 है, तो क्या केवल 27 ही कॉफ़ी प्रेमी है? नहीं, 90 भी है, 52 भी है, 65 भी है, सारे हैं। तो पहला गलत। दूसरा, ऐसे कॉफ़ी प्रेमी संख्या जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों है वो 90 है। स्नातक और सैनिक, देखिए से स्नातक के अंतर्गत जो ये गोल घेरा में 90 आता है नहीं, जबकि स्नातक बोल दिया तो बी भी गलत है। अगला पढ़ते हैं। ऐसे सैनिकों की संख्या जो ना तो कॉफ़ी प्रेमी है और ना ही स्नातक है, वह 193 है। ना तो कॉफ़ी प्रेमी है, मतलब ये वाला घेरे में नहीं आ रहा है, ना ही स्नातक है यानी ये वाला घेरा में, तो सब सिर्फ बच रहा है 141। क्या वो है? नहीं, 193 दिया है, तो ये भी गलत। ऐसे स्नातकों की संख्या जो कॉफ़ी प्रेमी भी है लेकिन सैनिक नहीं है, वह 65 है। देखिए, कॉफ़ी प्रेमी भी है और स्नातक कॉफ़ी प्रेमी स्नातक भी है, कॉफ़ी प्रेमी भी है, और वो सैनिक नहीं है। देखिए, सैनिक के घेरे में 65 आ रहा है, नहीं, ये दोनों है, कॉफ़ी प्रेमी भी है, स्नातक है, लेकिन सैनिक नहीं है, तो बिल्कुल 65 है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। टोटल 100 सवाल रहेगी और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, मतलब लगभग जैसे मैथ 25, मैथ रीजनिंग 25, ठीक है, जीके जीएस, वो सारे सवाल करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगी। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगी। चौथा लेक्चर आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल है कि कथन और कारण दे दिया गया। कथन मेरा क्या दिया है? कथन बोल रहा है कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं, जिनकी मरम्मत जो है दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिसके बाद में रिसाव जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही है, ये कथन मेरा दे दिया गया। अब धारणा क्या बता रहा है? धारणा हमें बोल रहा है कि बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ये जो ये जो बता रहा है वो बोल रहा है कि मतलब बाहरी दीवारों में पेंट करने से क्या होती है? पेंट कर देने से रिसाव की समस्या हो सकती है। तो पेंट करने से रिसाव हो सकती है, ये जो उल्टा बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, तो पहला गलत बजा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है, दरारों के कारण हो सकती है, तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 निहित में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक में स्वर? देखिए, कितने इतने व्यंजन है। सबसे पहले ये वाला एक, देखिए बीच में क्या है? एस। एस एक व्यंजन है, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक स्वर, ओ एक स्वर है ना। दूसरा यहाँ देखिए बी वाला, बी एक व्यंजन है, उससे पहले एक प्रतीक बाद में यू एक स्वर है। तीसरा आते हैं मेरा ये वाला यू, ठीक है, नहीं यू नहीं, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये एन बीच में रहेगा, उससे पहले एक प्रतीक बाद में एक आपका स्वर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये वाला देखिए एल, और ये यहाँ पर ई है ना, देखिए यहाँ पर लास्ट में ई है, तो ये ई वाला। उसके बाद देखते हैं और कहाँ है,
हाँ ये जी वाला देखिए, जी से पहले एक प्रतीक बाद में एक स्वर संख्या। हाँ और हाँ ये स्टार वाला भी हो गया, एस वाला। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 क्या हुआ 1 2 3। अच्छा ये वाला एक ही हुआ है, यहाँ हम 2 गिन दिए तो 6 गो है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, KLMNOP 5 जो है प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर जो सप्ताह के रविवार के समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में हो रही है। शुक्रवार और शनिवार को जो है कोई परीक्षा के आयोजित नहीं किया गया था, शुक्रवार और शनिवार को। यानी अगर देखा जाए तो सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यानी सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी सब में हुआ है। अब यहाँ पढ़ना है, सबसे पहले बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं एन और एम के बीच में है। यानी एन जहाँ भी है, एम जहाँ भी है, वो दोनों के बीच में 2 व्यक्ति ने भी एग्जाम दिया है, ठीक है। एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित किया गया था, तो वेडनेसडे में एल लिख सकते हैं। एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एन और एल के बीच में। तो अगर मान के चलिए एन और एल, यहाँ एन बैठाते हैं तो फ्राइडे को तो नहीं बोला गया था, तो बिल्कुल एन यहाँ पर हो जाएगा मंडे में, क्योंकि उसके बीच में ट्यूसडे है। वही तो बोल रहा है कि एन और एल के बीच में एक व्यक्ति है। अब एल एन के बाद जो है ना, उसके 2 के बाद एम है, एन के बाद 2 के बाद एम, यानी बृहस्पतिवार को एम हो जाएगा डेफिनेटली। समझ गए। अब बोल रहा है पी की परीक्षा रविवार को हुई थी, तो बच गया कौन, बोल रहा है कि सोमवार को आयोजित किसका हुआ था, तो एन का, सोमवार का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एन। नेक्स्ट आते हैं, जानवी और परिणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है, ठीक है। जानवी एक पंक्ति है, जानवी मान के चलिए यहां है और परिणीता यहां पर है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं, तो जानवी जहां भी है और रवि जहां भी है, ये दोनों के बीच में टोटल कितना है, बीच में ये दोनों को छोड़कर कितना स्टूडेंट है, 26, ठीक है, याद रखना है 26 व्यक्ति है। अब बोल रहे हैं रवि और परिणीता के बीच में 14 व्यक्ति है, इसके और इसके बीच में, मतलब ये रवि और परिणीता को छोड़कर इसके बीच में जितना उतना 14। बोल रहा है पंक्ति में कुल कितना हो गया, देखिए 26 इधर हो गया, 14 इधर हो गया, यानी 40, एक ये, एक 40, एक ये 42, एक ये 43। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, फिर कथन और कारण से सवाल बन गया। सवाल यहाँ बोल रहा है पिछले वर्ष एक्स जिलों में, मतलब कोई एक जिला है जहाँ 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन किया। अगर 100 व्यक्ति पढ़ रहे थे तो 30% छात्रा ने ही अगला पढ़ाई के लिए अपना नाम जो है दाखिला दिया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया, ठीक है। 30% छात्राओं ने और 95% छात्रों ने, मतलब छात्रा यानी लड़की और छात्रों यानी लड़का ने नामांकन कराया। तो अब यहाँ हमें तर्क देखना है, तर्क क्या बोल रहा है। तर्क बोल रहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। अच्छा, अगर छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए वृद्धि करता तब तो उसकी प्रतिशत बढ़ल रहता, जबकि 30% है किसकी अपेक्षा, तो छात्रों की अपेक्षा। तो ये तो कम ही एडमिशन हुआ है। जब मान के चलिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ जाती तब तो एडमिशन बढ़ जाता ना, तो पहला वाला गलत जा रहा है। दूसरा, कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक कार्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती होंगी। हाँ ये हो सकती है, करती होंगी। अगर मान के चलिए कोई स्नातक करने के बजाय कोई बिजनेस के तहत सोच रहा है, कोई अलग अलग जो सोच रही है, उस आधार पे हो सकता है नामांकन नहीं किया होगा। तो ये दूसरा सही जा रहा है, ठीक है। तो बी, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी, तो ये क्या होते हैं, जानना मायोसिन। कौन सा प्रोटीन, मायोसिन जो होती है वह संरचनात्मक भी होती है और आपकी एक एंजाइम भी है, ठीक है, मायोसिन जो होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एट्रोबा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना ये पत्ती और जड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है सदैव क्या होती है? तो याद रखना है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग हमेशा ध्वनि जो ध्व से ध्वनि ध्व से धेरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुधेरी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे ज्यादा किस में? तो यार यूरिया में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। चलिए अगला सवाल, आर्गन के बाह्यतम कोष एन का विन्यास क्या होती है? तो आर्गन के बाह्यतम कोष एन का विन्यास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एन एस का स्क्वायर और एन पी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है कि मीतू एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है और इसी काम को जो है वह T2 और C2 2 घंटे में, मीतू और C2 जो है आपका 3 घंटे में करता है। चलिए अगर मीतू और C2 3 घंटे में और मीतू अकेले 12 घंटे में, तो C2 को यहाँ निकाल लेगा। तो अगर मान के चलिए दोनों मिलकर 1/3 घंटे में कर रहा था, दोनों मिलकर मीतू और C2, और मीतू अकेले 12 दिन में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है, तो दोनों को मिला करके हम मीतू वाला निकाल देंगे, तो इसमें जो भी निकलेगा वो C2 वाला निकलेगा। तो दोनों इसको घटा देते हैं, 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 4 ही 12 और 12 एकम 12, यानी ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 3 एकम 3, और ये हो गया 3 4 12 यानी 1/4। तो ये किसका निकला? C2 का। अब बोल रहा है कि T2 अकेले कितना दिन में करेगा? C2 और T2 दोनों मिलकर 2 घंटे में कर रहा था। C2 को मेरा निकल गया 1/4, तो T2 का निकल जाएगा ना, तो टोटल दोनों को मिल रहा था 1/2 और केवल C2 का मिल रहा है 1/4 में। जो भी यहाँ निकलेगा वो किसका निकलेगा? तो याद रखना वो जो निकलेगा आपका T2 का निकलेगा। एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 यानी 1/4। तो 1/4 बिल्कुल जो निकला वो T2 का निकला, तो 1/4 यानी 4 घंटा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। बोल रहा है कि पारिवारिक की मासिक आय जो है, सॉरी मासिक व्यय जो है वह हमें निकालना है। मासिक व्यय कितना है? 60, टोटल कितना है? 360, और बचत को घटा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 300, परसेंटेज के लिए 100, बस तुरंत घट जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना हो गया? अच्छा सॉरी ये परसेंटेज चल जाए 100 नहीं, यहाँ बोल रहा है कि 8000 आपको निकालना है, तो फिर से बनाएंगे सॉरी। तो यहाँ क्या निकले? 60 बचत था, टोटल हो गया नीचे 360 माइनस ये बचत घटा देंगे तो ये तो हो जाएगा 300, इसका बराबर कितना हो जाएगा? ये 8000 बचत कर रहा है, ठीक है। तो उधर हो जाएगा 8000 इंटू ये 300 नीचे, उधर चल जाएगा तो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है। ये 1 जीरो कट गया, ये 6 5 30 कट गया, तो ये 5 8 40 यानी 4000, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ईजी सवाल था। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव है जिसमें 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। 10% मतदाताओं ने जब अपना वोट का प्रयोग जब नहीं किया तो उस आधार पे हमें देखना होगा। देखिए सबसे पहले मान के चलिए कि 100 व्यक्ति ने अपना वोट दिया था, ठीक है, 100 व्यक्ति ने अपना वोट दिया था। तो 100 व्यक्ति ने अपना वोट दिया, तो एक जन 50% लाया, ठीक है, और 10% जो है आपका वोट खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो बचा 90, तो 90 का 50% एक जन लाया तो दूसरा 40% लाएगा, ठीक है। तो वही जो है x का 10%, x का 40% माइनस x का 50%, दोनों को घटा देंगे, दोनों को जब हम घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 170 वोट से जीत जाएगा, माइनस करेंगे, लेकिन एक जन को जिताना पड़ेगा। जितना कब जीतेगा? जब 175 जो है अमान्य बता रहा है, तो 75 यहाँ जोड़ देते हैं ना, तब मेरा कितना हो जाएगा? 170। बस इसी को हल करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा आपका नीचे एलसीएम, ये मेरा नीचे 100 हो गया, ऊपर हो गया 40 में x, 50x घट जाएगा तो सिर्फ 10x,
ठीक है। तो 10x प्लस 75 इजिकल टू हो गया आपका 170, यानी 10x बटे 100 प्लस 75 इजिकल टू 170। यहाँ तक समझ गए। अब हमें ढूंढना है, ये 1 0 काट सकते हैं, यानी ये 75 उधर जाएगा तो 170 में 75 घट जाएगा, यानी x बटे 10 इजकल टू कितना निकलेगा 95। ये 0 उधर जाएगा तो 950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए x प्लस 1 बटे x बराबर 2। अगर जब भी 2 रहेगा ये x को हम 1 मान लेंगे, तो ये नीचे वाला भी 1 मान लेंगे, तो 1 और 1 बटा में हो जाएगा, तो ऊपर में भी 1, यानी ये कटेगा तो 1 ही, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी x का मान 1 मानेंगे, तो x की जगह यहाँ पर 1 बैठा देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पर x बैठाएंगे तो x का पावर 1 का पावर 1 4, तो 1 ही हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस 4 बटे नीचे भी ये 4 ही हो जाएगा, तो इसका कोई माय बाप नहीं, ये हो जाएगा मेरा, इसका टोटल मेरा निकला 4 और 1 5। दूसरा वाला इसका एक होगा इसका, तो 1 का पावर क्यूब यानी 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 बटे 1 का पावर क्यूब यानी 1 ही हो जाएगा, यानी 1 में 4 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। बीच में क्या है गुना, यानी 5 या 15 और 1 माइनस, यानी -15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बोल रहा है एक त्रिभुज में सभी कोण जो है 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। क्या ये सही बता रहा है? तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज अगर मान के चलिए लेते हैं तो एक होता है 90 डिग्री, तो क्या सभी कोणों का मान 60 डिग्री से कम है? नहीं, पहला गलत। दूसरा, एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है। हाँ, एक अधिक कोण हो सकता है, ये सही है। अधिक कोण किसको बोलेंगे? तो अधिक कोण यानी जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो त्रिभुज, एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकता है? नहीं, एक समकोण का मान 190 डिग्री, 90 डिग्री, दूसरा समकोण का मान 90 डिग्री, तो दो ही को में 180 हो गया, जबकि तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि तीसरा कोण का मान 0 डिग्री होगा, ऐसा तो नहीं है ना, तो सी गलत जा रहा है। तीसरा, एक त्रिभुज में दो न्यून कोण, हाँ न्यून कोण दो को हो सकता है, ठीक है। एक अगर मान के चलो, न्यून कोण किसको बोलेंगे? जो 90 डिग्री से कम होगा। अगर मान के समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो दूसरा जो तीसरा होती है वो न्यून कोण ही होता है ना। तो बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वह फजल अली आयोग की अध्यक्षता में सन 1953 में इसकी गठन हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोग का नाम क्या था? तो याद रखना है, फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम याद रखना है ये, ठीक है। फजल अली आयोग जो है, और इसके साथ दो और भी महापुरुष थे, उसका नाम था एक हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर, ये भी थे, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू प्लस के.एम. पन्नीकर, ठीक है, ये दोनों भी इसके साथ ही थे, ठीक है। कब लाई गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग? तो 1953 में, ठीक है। इसमें कौन सी सलाह दिया था? राज्य और क्षेत्र के आधार पर, केंद्र शासित क्षेत्र के आधार पर। तो इन्होंने एक सलाह दिया था कि देश में टोटल जो है राज्य यानी स्टेट होनी चाहिए 14, ठीक है, 14 स्टेट होनी चाहिए। और जो बता रहा है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, वो सलाह दिए थे फजल अली आयोग के द्वारा लगभग 6 होनी चाहिए, यानी 14 स्टेट होनी चाहिए और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो संविधान में तय किया गया, संविधान संशोधन किया गया, वह 7वां संविधान संशोधन में तय किया गया था। कब? 1956 में। ये सब भी डेट याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक जो भारतीय खदान है वह, उसका नाम है तुम्मलापल्ली खदान। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुम्मलापल्ली खदान, ऑप्शन नंबर 2 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है? तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुम्मलापल्ली जो यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में स्थित है, ठीक है।
कूड़प्पा, कूड़प्पा जिले में स्थित है। ये सब याद रखना है, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए जादूगढ़ कहाँ है तो यार मैं झारखंड में। अगला सवाल, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? तो यार पाटलिपुत्र, आधुनिक जो है पटना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र की नगरी लिच्छवियों से है उसे दहेज के रूप में मिला था। ठीक है, उसकी राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी, याद रखना है, कुमार देवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली यात्री ट्रेन जो है वह मुंबई से ठाणे के बीच में कब चले गई थी? यात्री ट्रेन नहीं थी ये, जो है ना आपका पहली जो है आपका कौन सी ट्रेन थी? तो जो डाला वाला था, मतलब सामान वाला, वो वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1854 में। किसके कार्यकाल में? तो याद रखना है डलहौजी के कार्यकाल में। डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में जो है 1854 में जो है आपका पहली मुंबई से ठाणे के बीच में आपका चली थी ट्रेन। नेक्स्ट आते हैं, 34 किलोमीटर की सफ़र तय की गई थी। चलिए 21 नंबर सवाल, शोभा ए बिंदु से शुरुआत होती है, ए बिंदु से शुरुआत होती है और जो है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, उसके बाद जो है अब वह शोभा बाएं मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। बाएं भी 10 मीटर ही चल दिया, फिर दाएं मुड़ा 30 मीटर गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा 15 मीटर गया। ठीक है, 15 मीटर, और फिर दाएं मुड़ा 40 मीटर, यानी ये यहाँ आ गया 40 मीटर। अब फिर बाएं मुड़ती है और 5 मीटर यहाँ चल गया, बाएं मुड़े 5 मीटर, शॉपिंग मॉल पहुँच गया, शॉपिंग मॉल आ गया। ठीक है, बिंदु ए यहाँ से शुरुआत किए थे, शॉपिंग मॉल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? देखिए यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर है, ये टोटल का मान कितना है? 15। तो यहाँ से यहाँ जो है आपका 10 हो गया, यहाँ से यहाँ 5 हो गया, ये 5 और ये 5, 10, और किस क्षेत्र में है? दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 मीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रीजनिंग का सवाल। यहाँ देखिए बी सी डी ई एफ 4 इधर जुड़ रहा है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, चचर को मतलब घट रहा है, इधर से देखे जाए तो घट रहा है, तो बिल्कुल देखा जाए तो एक्स होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी 4 जुड़ेगा तब ना बी हो जाएगा, बिल्कुल अगला वाला एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एल है, एल एम एन ओ पी, इसमें भी 4 घट रहा है, पी क्यू आर एस टी यू टी यू भी डब्ल्यू एक्स, इसमें भी 4 घट ही रहा है, यानी अगर मान के चलिए उसमें भी घट रहा है तो एल में 4 घटा देंगे, तो एल जो है 12 होती है, 4 घटाएंगे 8, 8 होती है एच का, तो एच हो जाएगा एल एच, एक्स एच हो जाएगा, एक्स एच। ऑप्शन नंबर सी देखिए मेल कर मतलब मेल हो रही है। फिर यहाँ डब्लू, उसके बाद डब्लू एक्स वाई जेड ए, इसमें भी 4, ए बी सी डी ई, इसमें भी 4, तो डेफिनेटली यहाँ एस हो जाएगा, क्योंकि एस टी यू भी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एस टी यू डब्ल्यू, और 7, 11, 13, ठीक है, सब अभाज्य संख्या दिया गया, तो डेफिनेटली अगला वाला अभाज्य संख्या 23 ही होगा, 21 तो अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। सबसे पहले के बराबर है कौन? के बराबर है आपका एल। ठीक है, एल बड़ा है आई से, और आई बराबर भी है, यानी यहाँ भी हो सकता है। जे जो है आई से बराबर है, यानी जे यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता है। के बड़ा है एम से, यानी एम छोटा नीचे लिखेंगे, एम से बड़ा है एन, यहाँ लिखेंगे। क्या बोल रहा है हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि एल जो है बड़ा है जे से, एल बड़ा है जे से, क्या ऊपर में है तो बड़ा हो गया, तो पहला सही है। नेक्स्ट, एन बड़ा है एल से, एन बड़ा है एल से, एल से बड़ा है नहीं, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं है, तो दूसरा गलत, पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई त्रिभुज जो है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ देखिए 1 2 3 4, और इधर हो गया आपका 5, ये हो गया 6 7 8, यानी एक अगर वर्ग देखा जाए तो इसमें 8 गो है, तो इसमें भी 8 गो है, 8 8 16 हो गया। देखिए ये वाला एगो 17, ये वाला एगो 18,
यहाँ हो गया 19 20 और टोटल वाला 21 22 23 और टोटल वाला 24। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, हाँ 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 4 24 और 2 26, 26 का आधा 13, बिल्कुल सही। 16 और 24 कितना हो गया? तो 24 और 16 40, 40 और 8 48, 48 और 4 52, 52 का आधा 26, बिल्कुल सही। 14 और 22 कितना हो गया? 4 2 6 36, 37 38। तो ये 22 आधा होने के बाद हो रही है, यानी ये 44 होगा। तो यहाँ हम कितना जोड़े? 14 और 22, 14 और 22 36 37 38, और 38 हो गया। अब कितना जोड़े कि 44 हो जाएगा? तो 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा खाली जगह पे। नेक्स्ट आते हैं। गीता अपना परिचय देते हुए भानु से कहता है कि वह मेरी नानी की एकलौती पुत्री की पुत्री है। मेरी नानी यानी मेरी माँ के माँ, मेरी नानी की एकलौती पुत्री यानी मेरी माँ की पुत्री यानी मेरी बहन है। तो भानु गीता से क्या संबंध है? भाई बहन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो थायमीन की कमी से जो है ना बेरी बेरी रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो याद रखना विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। ठीक है, वो सवाल बनते हैं। तो विटामिन B1 जो है बेरी बेरी रोग होती है। नेक्स्ट आते हैं। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाएंगे तो यहाँ खाली जगह पे क्या हो जाएगा? जो कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करेगा। तो याद रखना है जिंक ऑक्साइड को जो कार्बन के साथ मिलाएंगे तो वो जिंक का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिंक का निर्माण। नेक्स्ट आते हैं। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसमें एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कौन सा है? गलत कौन का? पहले बोल रहा है कि जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान हुई थी, पहला सही है। प्रत्येक युग्म में एक ही जीन के दो रूप होते हैं, नहीं ये गलत जा रहा है। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशानुगत होते हैं, ये सही है। और जिन युग्मों में आते हैं ये भी सही, भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, कथन दे दिया कि अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुए थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, 56 को टोटल था, लास्ट कैल्शियम तक ही दिया गया था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व पहले वाले गुण से जो है वह उसका गुण समान नहीं, मैच नहीं होने लगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नारियल के छिलके में जो है कौन से कठोर उत्तक पाया जाता है? तो यानी स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जीवन, परवीन और कानन जो है टोटल 176 की राशि को इस प्रकार विभाजित करना है कि जीवन परवीन जो है आपका 5-8 अनुपात में बांट रहा है, और परवीन और कानन 3 और 2 के अनुपात में बांट रहा है। तो ये हो गया आपका जिगजैग वाला 5-15 अनुपात 8-24 अनुपात 8-2-16। किसका निकाल रहा है? जीवन का। जीवन फर्स्ट वाला था यानी 15, तो ऊपर में हो जाएगा 15। ठीक है, टोटल नीचे हो जाएगा इधर 16-26, ये 55 हो जाएगा। और परसेंटेज टोटल में कितना है? 176। ठीक है, तो 15/55 इंटू ये हो गया 176 और 00। तो 11 से काटे 11 5 55, ये हो गया 11 दूनी 22, नहीं 11 कम 11 और 6 बच गया 66, 11 छक 66 और 2 0 16, 5 तिया 15। तो ये 16 तिया 48 और 2 0 यानी 4800। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। भवानी अपनी आय का 68% खर्च कर देता है। अच्छा, कोई 100 रुपये कमा रहा है तो 68% खर्च कर दे रहा है, बच रहा है कितना? 32 रुपया। ये मेरा भवानी का बचत हो गया। उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, यानी 100 कमा रहा था, 15% की वृद्धि यानी 115 हो गया। माइनस अब बोल रहा है 15% वृद्धि हुई और उसके व्यय में जो है 10% की वृद्धि हुई। 68 रुपये व्यय कर रहा था, अब 68% व्यय कर रहा था, तो 68 का 10% यानी 110%, तो 10% 6.8 हो जाएगा। तो 6 अगर 8 हो जा रहा है, अगर मान के चलिए 6.8 हो जा रहा है, यानी 6.8 जोड़ देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 74.8 हो जाएगा।
ठीक है, 74.8 हो जाएगा। है ना, 74.8 हो जाएगा। तो अब इसमें बचत कितना हो रहा है, तो 115 में जो खर्च कर दिया 74.8, वो बचत कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 40.2, इतना बचत हो जा रहा है। बोरा कितना प्रतिशत की बचत में वृद्धि हुई, यहाँ परसेंटेज में वृद्धि देखने के लिए यहाँ में अंतर कितना है, तो 8.2 का अंतर है, 8.2 बटर यानी लाभ हो रही है तो छोटी संख्या नीचे हो जाएगा, 32 नीचे, और परसेंटेज के लिए 100, यानी ये अगर हो गया आगे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो भी हट जाएगा, यानी 820/32, तो लगभग 25.62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कितने वर्षों के लिए 2500 का निवेश 1200 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्र धन 4900 के बराबर हो जाएगा। देखिए मिश्र धन 49 हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 2400। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होती है, पी यानी 2500, आर यानी 12%, टी यानी टाइम नहीं दिया है कितने समय, बटे 100, ये होती है ब्याज का फॉर्मूला। ब्याज हम लोग निकालें, ब्याज बराबर क्या होती है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 2400। ठीक है, ये 25 चौक 100, ये 4 तिया 12, ये 3 8 24, यानी 800 हो जाएगा। पच्चीस चौक 100, ठीक है, 4 तिया 12, 800, 2 जीरो तो कट जाना चाहिए था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 8 साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ खाली 25 लिखे हैं, 2500 हो जाएगा ना, निवेश पी हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 2 जीरो कट गया, यानी सिर्फ 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 230 मीटर और 270 मीटर की दो रेलगाड़ी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से विपरीत दिशा की ओर आ रहा है, तो वह एक दूसरे में कितना समय व्यवहार करेगा, समय निकालने बोल रहा है। तो समय इसके लिए दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो गया, कुल दूरी टोटल जोड़ेंगे 270 और 230, यानी दो दो 4 और इधर एक 5, यानी टोटल दूरी हो गया मेरा 500 मीटर, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय इसके लिए दूरी बटे चाल होती है, चाल हो गया आपका 45 और 48, दोनों विपरीत दिशा की ओर आ रहा है यानी जुटेगा, तो 42 और 48 कितना होगा, 4 4 8 और 1 9 90, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करेंगे तो 5/18 से भाग देंगे, तो ये हो गया 18 5 90, और ये 5 5 25 हो गया, तो 25 से भाग दे देंगे, तो 25 दूनी 50 और 20 मीटर हो जाए, 20 सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 20 सेकंड। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी बहुत मस्त का सवाल है, जबरदस्त सवाल है। यहाँ पर बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ इधर हम लोग हल करते हैं, इधर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 3 और ए 3 ए, फिर माइनस इधर 3, तो माइनस माइनस ये हो गया 3 तिया 9, और माइनस का मतलब ये 3 तिया 9 और माइनस 9 ए हो गया, यानी ये टोटल का मान कितना हो गया, माइनस 9 ए। ठीक है, फिर 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54, यानी माइनस 54 ए हो गया, यानी इतना का टोटल का मान कितना हो गया, 54। यहाँ तक समझ गए, 54 ए। ठीक है, अब इधर हल करते हैं, इधर अलग है, इधर अगर हल करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, 4 और ए को हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 ए, फिर 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 ए, और इसके आगे बड़ा के आगे माइनस है, यानी 20 माइनस 20 ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में x है तो यहाँ पर x हो गया, यानी x यहाँ भी लिख सकते हैं 20ax। ठीक है, तो ये दोनों का मान बराबर कितना है, 6a। ठीक है, अब 20x माइनस x बराबर 54a बराबर कितना हो गया, 6a। अब 54a को उधर ले जाएंगे और x इधर रखेंगे, x सिर्फ इधर ही रखेंगे, तो सब a उधर चल जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ कितना, तो याद रखना ये 54a है ना,
ये 54 उधर चल जाएगा तो जुट जाएगा, तो मतलब 60A हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60A, और ये वाला 20A बच गया था ना, तो 20A नीचे आ जाएगा -20A। ये ए कट गया, 20 दिया यानी -3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -3। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार में अधिकांश भाग को कवर करता है? तो यह रखना है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मतलब ठीक है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, राजस्थान। काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? तो यार ना कपास की खेती होती है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, करेल मिट्टी भी कहा जाता है। क्या क्या? रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी और करेल मिट्टी, सब याद रखना। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यार ना पैडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है, पैडोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यार ना तेलंगाना में स्थित है पाखल वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसाम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो तेल का कुआं सबसे पहले आसाम में डिगबोई में खोजा गया था। कब? तो याद रखना है 1901 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। किस नदी के विस्तार क्षेत्र में राजमार्ग नंबर 2 बहती है? तो राजमार्ग नंबर 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना है यह धुबरी से सादिया तक, ठीक है। राजमार्ग नंबर 2 धुबरी से सादिया तक। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। पहला वाला कहाँ है? गंगा नदी। चलिए, यहाँ खाली जगह को हमको भरना है। 10 से 6 से हो गया 10 यानी 4 जुड़ा, 10 से 20 यानी दुगुना हो गया, फिर 4 जुड़ा दुगुना, 4 जुड़ा दुगुना, मतलब 52 का दुगुना 104। ऑप्शन नंबर 2 104 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तीनों में से कोई जो है वह, चारों में से कोई एक अलग है। अलग कौन सा है? अच्छा ठीक है, देखिए 7 का पारा में 49 आता है, 12 सत्ती 84, 7 9 63, लेकिन 50 नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, केवल ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है, जो 7 से नहीं कट रहा है। 43 PQRSTUVWXYZ, ये 8 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, 4 5 हो गया, 6 7 8, सारे जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ। ZS के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो अगर मान के चलिए जहाँ भी S है, जहाँ भी S है उसके बाईं ओर, यानी S के बाईं ओर इधर हो जाएगा तो Z है, ठीक है। कहाँ? चौथे स्थान पर, यानी उसके बीच में और कितना व्यक्ति होने चाहिए? 3 व्यक्ति, तब ना वो चौथा हो जाएगा। अब बोला R Q का पड़ोसी है। R जो है ना Q का पड़ोसी है, यानी R जहाँ भी है वहीं आसपास Q भी है। P T के दाईं ओर बैठा हुआ है। P जो है वह T के दाईं ओर बैठा हुआ है। P T के दाईं ओर बैठा है तथा T Z के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। Z के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब P जो है ना, T जो है P के कहीं बाईं ओर है, जरूरी नहीं कि सामने में, दूर में है, हो सकता है, लेकिन Z के सामने, Z के दूसरे स्थान पर है। Z जहाँ भी है उसके दूसरे स्थान पर T है, बाएं साइड। अब बोल रहा T X का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए T जब X का पड़ोसी नहीं है, यानी X ये आसपास में कहीं नहीं है, तो X को अगर यहाँ मान लेते हैं लास्ट में, तो डेफिनेटली अगर मानेंगे T मेरा यहाँ लास्ट में, तो ये मेरा Z यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और P तो तब यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्यों 3 नंबर में? क्योंकि इसके दूसरे बाएं साइड में Z है, यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि S और Z के 3 बीच में है, तो S और Z, तो S यहाँ हो जाएगा, तब ना Z और S के बीच में 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। बोल रहा है Q और R एक ही जगह पर है,
तो एक ही जगह दो को कहाँ खाली है, एगो यहाँ खाली है, एगो यहाँ खाली है, बचेगा सिर्फ वाई, तो वाई यहाँ रख देते हैं। बोल रहा टी पंक्ति के किसी एक छोरे पर बैठा हुआ है, टी पंक्ति के पास वही तो लिख दिए। तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? दूसरे छोर से 7वें स्थान, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर ना। अच्छा 1 2 3 4, 7वां स्थान तो एक कम ही हो जाएगा, टोटल अगर 8 हुआ है तो एक कम ही हो जाएगा, यानी ये वाई हो जाएगा खुद ही। ये 1 2 3 4 5 6 7 वाई हो जाएगा 7वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कथन और कारण दे दिया। परीक्षा के दौरान जो है वह निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो निरीक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उसको भी मतलब सलाह दिया जाता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोल रहा है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों की परेशानी होती है। हाँ, ये अगर मोबाइल का इस्तेमाल अगर टीचर भी कर रहा है तो छात्रों को मतलब डिस्टर्ब होगा, पहला सही है। दूसरा, मोबाइल को बंद रखने में उसकी सतर्कता से बेहतर रखने में मदद मिली है, ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी आकृति जो है वह उत्तर की आकृति दी गई है, ठीक है। कौन सी आकृति बन सकती है, यही सवाल किया है। देखिए ये वाला एगो कहाँ है, यहाँ है, दो त्रिभुज भी होना चाहिए। तो ये वाला बी में देखिए, एगो ये भी है, दो त्रिभुज भी है और ये टेढ़ा वाला भी है, मतलब बी सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा जो है लुप्त जगह पे खाली जगह को भरना है। बोल रहा है कि कप जो है गिलास से संबंधित, केतली तो हांडी से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अलैंगिक प्रजनन स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्मेनिया, ये क्या होते हैं, ये जो लिस्मेनिया होते हैं वह द्विखंडन होते हैं। यीस्ट जो है मुकुलन होते हैं, अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के द्वारा, ठीक है। और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन, हाँ। हाइड्रा जो आपका पुनर्जनन। तो बी डी सी ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊर्जा का स्रोत क्या होती है, तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CH2 इजिकल टू CH माइनस CH डैश CH इजिकल टू CH2, सिग्मा में इसका कौन से बंध कहलाएंगे, याद रखना ये जो है इसमें 9 बंध कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 बंध। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोक देता है। पादप हार्मोन वृद्धि को रोक देता है FCC के अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातियों में किसके जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुमानसिककरण में योगदान प्रदान कर सकता है, तो यार कौन करेगा, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर हो जाएगा। 3+2 √5 एक क्या है, तो याद रखना 3+√5 जो है इसको अगर हल करेंगे तो अंडर रूट इसको बना देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 3+2 √5 है, इसको अंडर रूट बनाते हैं, ठीक है, और इसको एल स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा ना, तो दोनों रख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा स्क्वायर अगर कट होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका हल नहीं होगा, तो ये जो है आपका एक सम्मिश्रण है, रूट है नंबर है, तो सम्मिश्रण संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ इसका हल हो जाएगा, इसका हल 8-2 √15 किसके बराबर है, तो ये जो है आपका अगर मान के चलिए इसका निकालेंगे तो मेरा कितना निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा 8-2 को, 8 को पहले तोड़ देंगे तो कितना किस हिसाब से टूटेगा, ये 15 के हिसाब से टूटेगा ना, तो 5 और 3 के हिसाब से टूटेगा, तो 5 और 3 यानी अंडर रूट ये टूटेगा तो 5+3 हो जाएगा, ठीक है, -2 √5 इंटू √3, 5 3 में तोड़े थे तो 5 3 यहाँ भी अंडर रूट में तोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर
यानी उसको हम स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट में भी लिख देंगे। 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा ना, तो हालांकि इसका मान 5 ही है, प्लस 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं, -2 इंटू √5 इंटू √3 और सब का होल स्क्वायर, हाँ अंडर रूट। ठीक है, तो ये मेरा कितना होल हो गया, अंडर रूट ये हमारा हो गया आपका √5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। बाकी सब खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई जेड और एल एम एन दो समरूप त्रिभुज दिया गया। ठीक है, यदि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल एम एन का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी एक का स्क्वायर दे दिया है 16 और दूसरे का क्षेत्रफल दे दिया 25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो एगो का हम लोग लिख सकते हैं वाई जेड, दो गो त्रिभुज मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये हो गया एल एम, ये हो गया एन। तो अगर मान के चलो वाई जेड का मान 2.4 दे दिया, वाई जेड कहाँ है, वाई जेड ये वाला, वाई जेड का मान 2.4 दे दिया, तो मतलब बराबर में लिख सकते हैं 2.4 बटे, ये एम एन भी लिख सकते हैं ना, बटे एम एन, तो एम एन यहाँ एम एन। लेकिन ये जो होगा स्क्वायर में हमेशा क्षेत्रफल इधर है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हटेगा तो ये 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, इजिकल टू ये 2.4 यानी 24 लिख देते हैं इसको, और नीचे को 0 बढ़ा देंगे, और एम एन को x लिख देते हैं यानी 10x। समझ गए, चलिए, तो ये 5 दूनी 10, 4 छक 24 और 2 ये 6 था ना, हाँ, तो 2 तिया 6 यानी x बराबर कितना हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक जल निकासी टाइल जो है 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या जो व्यास दिया गया 8 और 14 दिया गया, टाइल्स की जो के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन हमें ज्ञात करना होगा। तो मिट्टी का आयतन ज्ञात करने की क्या करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, टाइल्स का होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलनाकार का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर खोखला है तो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा से घटा देंगे, तो सबसे बड़ा वाला कितना 14, उसका वो व्यास है तो उसको त्रिज्या लिखेंगे तो 7 यानी 7 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया 8 व्यास है तो इसका 4 हो गया त्रिज्या तो 4 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया आपका 42। बस इसी को तो हल कर देना, 22/7, 7 7 49 माइनस 4 4 16, तो 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इंटू 42। ये 107 को काटेंगे 42 6 बार में, जो 6 गुना 22 गुना 33, 6 18, 6 18 19, 198 गुना 22 हो गया, तो 198 गुना 22 लगभग 4356 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 4356, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, दिया गया है कि 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिन में पूरा करता है, वे एक साथ काम करना शुरू किया और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी जुड़ गया, कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर मान के चलिए 18 कर्मचारी कोई काम को कर रहा है, ठीक है, तो 96 दिनों में करना था लेकिन 26 दिन बीत गया, तो 96 में 26 घटा देंगे तो 70 दिन बच गया, इजिकल टू क्या होगा, बोल रहा है कि टोटल कितना कर्मचारी था 18 और 10 और आ गया यानी टोटल कितना हो गया 28, अब कितना दिन चलेगा यानी x। ठीक है, बस इसी को तो काट कूट कर देना है, 7 दाहें 70, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 9 18,
ये 2 का बढ़ा 10 5 बार में, तो ये 5 9 45 हो गया। तो x बराबर क्या निकला 45। ठीक है, बोल रहा है कि कंपनी द्वारा जो कार्य है कुल कितना दिन लगेगा, कितना दिन काम हुआ था 26 दिन, और यहाँ निकला 45 दिन। तो 26 और 45 जोड़ देंगे तो 71 दिन टोटल का काम का दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीन पार्क पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों, तो याद रखना 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। ठीक है, कनाडा में, इसी के आधार पर जलवायु संरक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है जलवायु ओजोन परत संरक्षण के लिए दिवस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना है नेतृत्व जो प्लासी के युद्ध में किया था वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी। यह युद्ध ब्रिटिश सेना और बंगाल की सेना के बीच में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की ओर से और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी, तो याद रखना ये गोलकोंडा का किला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऑक्सीजन, नियोन और नोबेल गैस। देखिए नोबेल गैस ही एक नियोन है, नोबेल गैस ही एक नियोन है, लेकिन ऑक्सीजन तो अलग है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही दर्शा रहा है। अगला सवाल देखिए, ऐसे सवाल जब भी रहेगा स्क्वायर, अगर ऐसे कॉलम में, तो कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉलम को गिनेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 4 16, इसका स्क्वायर 3 3 9, इसका स्क्वायर 2 2 4 और एक का स्क्वायर 1। ये टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 16 17 18 19 19 20 21 22 23। अच्छा 3 3 9 हो जाएगा ना। ठीक है, ये 16 और 9 25 और 5 हाँ 30, इधर 30 हो गया। अब देखिए ये छोटा वाला एगो में देखते हैं कि वो है 1, एगो में है 1 2 3 4 और एगो टोटल बड़ा वाला 5, यानी 5 गो है। तो 5 और 4 गो है तो 5 20 जोड़ देंगे तो टोटल 50 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त श्रेणी में जो बाएं से 15वां पद, तो बाएं से जो 15वां पद दे दिया गया है, गिनते हैं बाएं से आपका 15वां पद कौन है। तो बाएं से 15वां पद जो है आपका देखते हैं कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ बाएं से 15 पद। अब बोल रहा है उसके बाएं से छठा पद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाएं से छठा पद, उसके बाएं से और छठा पद, ये कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नहीं उसका बाएं तो इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा सॉरी, उसका बाएं इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 परसेंटेज हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहां क्या दिया गया है, एफ वाला जो है आपका यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, तो तीसरा में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका एफ जस्ट यहाँ उल्टा हो जा रहा है ना, तो यहाँ इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो उल्टा हो जा रहा है वो कितना हो जाएगा, ये वाला एगो जा रहा है सही, ये वाला उल्टा, एफ और एफ डबल उल्टा हो जा रहा है। ये वाला यहाँ है दूसरे नंबर पे, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, तो अगला पांचवा हो जाएगा, मतलब फिर दूसरा हो जाएगा, तो ये सही है। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, फिर ऊपर चल गया तो फिर दूसरा में हो जाएगा।
तो अब देखिए ई वाला तब नहीं जाएगा, त्रिभुज यहाँ फिर आ गया ना, यहाँ त्रिभुज है, फिर इधर तीसरा में आ जा रहा है, फिर पहला में आ जा रहा है, तब दूसरा में हो जाएगा, तो ये वाला को दूसरा यहाँ आ जाएगा, देखो ये सही जा रहा है, तब ये तो कट जाएगा। अब बचा सिर्फ प्लस माइनस, यहाँ है प्लस प्लस वहाँ चल गया, यहाँ चल गया, अब फिर यहाँ लास्ट में जहाँ यहाँ ये सही है, सी सही है, सी सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, पोलैंड को इतना कहा गया तो स्पेन को क्या बोलेंगे। देखिए पोलैंड यानी पी का 16 हो गया, ओ का 15 हो गया, बस उसका नंबर खाली, तो एस का कितना होता है, तो एस का होता है 19, पी का होता है 16, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सभी पंखुड़ी फूल है, सभी जहाँ बोल दिया टोटल घेर दो है, सभी पंखुड़ी फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली भी है, सभी पंखुड़ियाँ पीली भी है, सभी पीले फूल भी है, सभी पीले फूल भी है, और फूल ये भी है, ठीक है ना, यानी ये सारे ऐसे भी लग सकते हैं फूल, ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है, यहां पर अब बोल रहा है कि सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, ये तो सबसे बड़ा हो गया ना, पीला तो छोटा हो गया, मतलब पहला गलत है। सभी पीले पंखुड़ी नहीं, सभी पीले भी पंखुड़ी नहीं है, पंखुड़ी सबसे छोटा हो जाएगा, कुछ पीले पंखुड़ी है लेकिन सभी नहीं, दोनों गलत है, कोई भी निष्कर्ष नहीं कर रहा है, यानी एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव जो उत्पन्न होता है जबकि स्रोत और श्रोता क्या होती है, तो यार ना ये अपेक्षित गति में होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है, तो यार ना पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवहन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, ठीक है। यहाँ पर हमें दे दिया गया है u बराबर 0.1, ठीक है, यानी v बराबर अगर 10 सेंटीमीटर लेंगे तो यानी 0.1 और 0.11.1 हो जाएगा, यानी v u बराबर कितना हो जाएगा 11, u मेरा दे दिया गया है 11.11, तो 11 मतलब और नीचे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा नीचे 100, इसको पलटी करेंगे तो 100/11, u निकल गया। v मेरा कितना दिया है, v नहीं, ये दोनों u ही है ना, एक को तो भी मानना पड़ेगा कोई, u भी दोनों दिया है, ठीक है, u भी। अब उसका कितना दिया है, तो उसका दिया है आपका 16.1 दिया गया ना, यानी इसके नीचे अगर 100 हो जाएगा तो 1/10, ये अगर मान के चलिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 अब हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये भी 100/11 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि दर्पण फोकस की दूरी ज्ञात करना है, दर्पण फोकस की दूरी क्या होगी, यहाँ सबका मान हम लोग निकाल लिए, दोनों का सेम मान है, और दर्पण फोकस की होती है 2u/v, यही होती है, जस्ट उसका उल्टा करेंगे व्युत्क्रमानुपाती तो, ठीक है, तो 2, ठीक है, u भी यानी दोनों का मान कितना था, तो u का मान एगो का 10 था ना, ये इसका मान 10 ही हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, केवल 10 हो जाएगा, 1/केवल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू, और एगो का निकला था कितना, तो u का 100/11 बटे, और एगो नीचे निकला वो मेरा u प्लस भी, यानी u कितना है 10 प्लस 100/11, ठीक है, यही निकला। अब इसको 11 दाहें 110 और इधर हो गया 210/11, तो ऊपर में कितना है, तो याद रखना ऊपर में हो गया आपका 2000
बटे नीचे हो गया 11 दाहे 110 और 10 100, तो 210 बटे, और नीचे 11 था, ये 11 11 कटिए जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1010 कट गया, 200 बटे 21 राइट आंसर हो जाएगा। 200 बटे 21 यानी 9.55, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 70 नंबर सवाल आते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही बता रहा है? सही हमें ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है कि उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। केवल उल्टे और प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, वास्तविक के रूप में केवल नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा बोलो कि अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे और आभासी जो है वह निर्मित करता है। हाँ, ये सही है, दोनों भी करता है। उसके बाद बोल रहा है उत्तल दर्पण के निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या छोटे, समान, बड़े आकार के हो सकते हैं, तो ये भी हमको गलत ही लग रहा है। अगला, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटा या बड़ा सब आकार होते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 4 एक समान प्रतिरोध के एक सेल से संयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल के हो गया, अगर टोटल को एकों को मानेंगे तो 4 और धारा यानी आई हो जाएगा, 4 आई, 4 को है तो 4 आई हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद। अब बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का समांतर क्रम में संयोजित करने पर उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात अगर ढूंढना है तो समांतर क्रम में क्या होती है, बस उसका जस्ट उल्टा कर दो ना, 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत जबरदस्त। 2 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 पलटी करेंगे तो ऊपर में 3/7, तो 7 5 35 और 3, तो 35 और 3 38/7, तो फिर 7 को नीचे ले जाएंगे, नीचे 38। ठीक है, तो 1 + 1/38/7, तो 7 ऊपर ले जाएंगे, तो फिर ये 38 से कम 38 और 7 45/38, यानी ये मेरा हो जाएगा टोटल, इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 45/38, तो 45/38। 38 को नीचे डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं बस, फिर इसको गुना करो 45 से कम 45 और 38। अच्छा, एक पूर्णांक में दिए गए ना, अच्छा तो एक पूर्णांक 38/45, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दशमलव के विस्तार में लिखना है। दशमलव के विस्तार में देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले 100 तो फिक्स है, यानी 100 1 गुना 100 करते हैं बटे 100 प्लस फिर 0 गुना 100 करते हैं बटे 100 प्लस एगो 9 संख्या बच गया, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका 9 गुना 1 करते हैं बटे 100। ये 100 वाला सबसे सब नीचे लग देते हैं, और ये होगा आपका कितना हो गया, 1 का यहाँ 100 कट गया। अगर मान के चलिए इसको भागे दे देते हैं, भाग दे दें, तो ये 100 कट गया, इधर 1 बचा, प्लस ये मेरा ये 100 कट गया, तो इधर 0 बचा, प्लस ये मेरा 9/100 यानी 0.09 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। हाँ, यही तो सवाल दिया है, यहाँ नीचे 10 भी हो सकता है, क्योंकि 10 एगो 0 काटेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यही जलवा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, tan a + tan 2a + tan 3a इक्वल टू tan a tan 2a tan 3a, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान लगभग कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10% छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये का मूल्य वाली वस्तु जो है कितने रूप में अंकित करना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य बराबर होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी लाभ कितना है 25, यानी 125 इंटू हो गया 125 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, यानी 100 और 10% का छूट, बस यहाँ 90 कर देना।
क्या कर रहे हैं हम लोग, अंकित मूल्य निकाल रहे हैं किसके साथ, तो ऊपर में लिखना है लाभ वाला 125, छूट दे रहा है 10%, तो उसका छूट नीचे और गुना कर देना है क्रय मूल्य के साथ। कितना, क्रय मूल्य 360 है, तो ये हो गया आपका 360 इंटू 125 बट्टे 90, यानी ये जीरो 9 चौक 36, यानी 125 गुना 4, तो याद रखना 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि माध्य 25 मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक का ज्ञात करना है। तो विचलन गुणांक बराबर क्या होती है, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। तो मानक, देखिए फॉर्मूला भी अगर आप नहीं लिखे तो लिख सकते हैं, विचलन गुणांक बराबर क्या होती है, तो मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100, यही होती है। मानक विचलन कितना दिया 5, माध्य मेरा कितना दिया 25, परसेंटेज के लिए 100, तो 25 चौक 100 और 4 5 20%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है परिभाषा युग्म सही बता रहा है। ठीक है, जल संधि, दो भागों को मिलाने वाली भूमि, नहीं जस्ट उल्टा बोल दिया। जल संधि दो, जो जल वाला भाग है वो दो अगर मिल रहा है उसी को जल संधि बोलते हैं। स्टेट, इस्थमस, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का संकीर्ण मार्ग, ये भी गलत है, दोनों गलत है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे, तो यानी अकबर, बहुत ही फेमस था। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है, तो याद रखना है आर्कटिक महासागर की साइबेरियन शेल्फ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर के रूप में घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 करंट अफेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना ये कोझिकोड। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जो साहित्य शहर है वह कौन सा है, तो याद रखना कोझिकोड कहाँ स्थित है, केरल में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 2 बजे और 3 बजे के बीच में कितना जो है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सामने हो जाएगा, तो याद रखना कितना बजे, तो कितना बजे हो जाएगा, 2 बजे के 3 बजे के बीच में एक बार घड़ी की सुई एक दूसरे के सामने होगा, एक ही बार होगा ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका मिरर इमेज देखना है, मिरर इमेज, ये वाला ए हो जाएगा, ये 5 इधर से हो जाएगा, ये 9 इधर से हो जाएगा, ये वाई इधर से हो जाएगा, ये परसेंटेज इधर से हो जाएगा और ये ई इधर से हो जाएगा। देखिए ये वाला कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठा हुआ, एक वृत्ताकार की केंद्र के चारों ओर बैठा हुआ, कितना जन, 6 जन। ठीक है, 6 को लिख दिया। ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, कहीं भी बैठा दो ए और एफ को, दोनों तरफ तो उसका 4 5 6 7 हो गया ना, 6 ही को है। अच्छा इसको मान लेते हैं, इसको एक मिटा देते हैं, टोटली मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ए यहाँ तो एफ यहाँ हो जाएगा, दोनों के बीच में ए दो को मतलब है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एफ जहाँ भी है तो ई यहाँ भी बैठा सकते हैं, ई यहाँ भी बैठा सकते हैं, दोनों के बीच में यही है, ए को जो है। सी और डी के ठीक बाएं बैठा हुआ, यानी सी जो है आपका डी, अच्छा डी यहाँ बैठेगा तब ना सी के बाएं हो जाएगा, इधर से बाएं, बिल्कुल बचेगा बी, तो बी यहीं हो जाएगा। बोल रहा है एफ के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, एफ कहाँ है, ये, इसका जस्ट बाएं कौन बैठा हुआ है, तो बी। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बेडरूम को 28 कहा, मून को 16 कहा, तो चेन को क्या बोलेंगे। बेडरूम को 28, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 को अक्षर है तो 7 को 4 से गुना कर दिया 28, यहाँ 4 को अक्षर है 4 को 4 से गुना कर दिया 16, यहाँ 5 को अक्षर है 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला सवाल, चलिए 96 दिया गया है, ए की जगह क्या लिखना है, भागा 4, डी की जगह क्या लिखना है, माइनस, फिर 5 है, फिर बी की जगह गुना लिखना है,
फिर 7 है, 80 की जगह प्लस लिखना है 20। ठीक है, बस इसी को हल करना है। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 4 16, मतलब 24 माइनस ये 7 5 35 प्लस 20, 20 और 24 जोड़ देंगे तो 44 माइनस 45, 44 हो जाएगा। 44 में 35 घटा देंगे तो 9। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है कि चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, एगो जो प्रतिरोध बराबर क्या होती है, भी बाई आई। भी मेरा कितना है, भी मेरा है, एगो कोई निकाल लेते हैं लास्ट वाला 15 बटे आई। आई मेरा कितना है, एसी का वाला निकाल लेते हैं 0.25। ठीक है, तो 15 बटे 0.25, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो। तो ये जो है आपका 25 15 को 60 बार में काट देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 60 ओम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इसमें जो है धारा की दिशा की परिवर्तन की दिशा, हाँ ये वाला करता है। ऑप्शन नंबर ये 3 है, जो धारा की दिशा में परिवर्तन वही वाला किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। देखिए, यानी 10 सेंटीमीटर ऊंची, यानी एच डैश बराबर कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि वक्रता जो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है वह कितना है, तो याद रखना है त्रिज्या अगर 20 तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 ना, तो फोकस दूरी हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अवतल दर्पण है तो दाएं साइड बनेगा। चलिए, अब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं कोई वस्तु, यानी u बराबर कितना हो गया, -14, क्योंकि बाएं साइड रख रहे हैं। हमें यहाँ क्या जरूरी है, u। ठीक है, सॉरी भी, यू तो निकला है, भी निकालना है। तो 1/v बराबर क्या होगी, 1/v बराबर होती है 1/f माइनस 1/u, यही होती है। तो 1/f कितना मान है, 10। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस है ना, तो माइनस माइनस आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, गड़बड़ होगा कैसे, क्योंकि f पहले लिख दिए, f को बराबर के उस साइड है, जैसे फॉर्मूला होती है 1/f बराबर होती है 1/v प्लस 1/u होती है। ठीक है, तो अगर मान के चलो v को हम लोग को रखना है तो v इधर रहेगा, इजिकल टू 1/f और ये हो जाएगा आपका 1/u, ये माइनस बीच में, मतलब u वाला पहले हो जाएगा, यानी u अगर पहले है तो 1/u यानी 40, 1/40, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 कहाँ से आया, तो ये 10 आपका था क्या, तो याद रखना फोकस दूरी। इसको एलसीएम लेंगे तो 40, 40 का एक इधर इधर हो गया 4, -3/40, यानी -3/40, यानी -40/3, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये मेरा क्या निकला, भी। अब बोल रहा है आवर्धन निकालना है, एच डैश। एच डैश का मान क्या अभी निकाले हम लोग, एच डैश जो है बटे एच, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो एच डैश बटे एच इजिकल टू -v/u, तो माइनस भी कितना मान है, तो -v का मान अभी निकाले, तो याद रखना याद रखना ये मेरा हो जाएगा -40/3 बटे v हो गया बटे u मेरा कितना है 40, u मेरा 40 है ना, तो -40, एक जगह कहीं माइनस रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एच डैश का मान दे दिया है सिर्फ 10, इसका मान दे दिया है 10, यानी 10 बटे सिर्फ एच का मान मिलते हैं एक्स बराबर इधर हो गया आपका
ये 40 और 40 कटिए जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 3/, इधर सिर्फ 1 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10/3, तो x बराबर हो जाएगा 10/3, राइट आंसर हो जाएगा। तो 10/3 यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए 13.3 हो जाएगा। पहला वाला निकालिए 10.3 यानी 3.333, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका चक्र किस क्रम में होती है, तो याद रखना G1 S और G2 तथा M परावस्था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर में 2 सेकंड से चल रही है, तो वस्तु का औसत चाल, तो औसत चाल यानी कुल दूरी कितना है 15 मीटर और 16 मीटर यानी 31 मीटर। कुल समय 6, यही है ना, बस इसी को 6×5 = 30, 1 10, 6 × 6, 4 40, 6 × 36 यानी 5.17 कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सब में वही है, तो 1 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं 48 144 का महत्तम समर्थक जो है HCF 48 है, तो 48 144 का लघुत्तम समर्थक जो है HCF LCM क्या हो जाएगा। HCF अगर 48 है तो HCF क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल होती है LCM इंटू HCF इजकल टू संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, यही फॉर्मूला होती है। अब अगर मान के चलो LCM नहीं दिया है तो वहाँ HCF उधर नीचे हो जाएगा, तो दो को संख्या कितना कितना है 48 गुना 144 बटे HCF इधर आ जाएगा नीचे, तो मेरा दे दिया ना HCF 48, तो ये 48 कट गया, बचेगा सिर्फ 144, तो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है। 37 पूर्णांक में है, दोनों के ऊपर में कितना है रैकरिंग है, तो 2 को नीचे 9 लिखेंगे, के ऊपर रैकरिंग नहीं, 0 के ऊपर नहीं है, मतलब एक वो भी संख्या है, मतलब एक 0, तो 37/990, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल x² + 9x + 3k के शून्याङ्क वर्गों का योग 21 है, मतलब दे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान अगर मान के चलिए निकालते हैं तो कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा योगों का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका -b/a, माइनस कितना हो गया 9, तो -9/a यानी 1 है तो -9 ही हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होती है, c मेरा कितना 3 और 1 यहाँ तो 3k हो जाएगा, समझ गए। अब शून्याङ्कों के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो शून्याङ्कों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 21 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही होती है फॉर्मूला बिल्कुल। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखेंगे -9, तो माइनस माइनस खत्म, 9 9 में 81 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था 3k, और 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6k इजिकल टू 21, यही था। 81 इधर आएगा 21 में तो 60 हो जाएगा, यानी 60 माइनस में आ जाएगा इजिकल टू 6 - 6k, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 6 बराबर कितना हो गया 10, यानी 6 बराबर मेरा x k बराबर कितना निकला 10, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं n की किस न्यूनतम मान जो है 2n + 2n, तो 6 आता है पूर्णतः विभाज्य से, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। n का पूर्णांक ज्ञात करना है, n का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें ऑप्शन के आधार पर ज्ञात करना है। ऑप्शन सबसे पहले n की जगह a मानते हैं, तो a यहाँ अगर मानेंगे तो n की जगह 1 यानी 2 एकम 2, 2 का पूर्णांक 1 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस n की जगह 1 मानेंगे तो 2 एकम 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 6, बिल्कुल 6 से कटेबल है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं x बराबर r cos, y बराबर r sin, cos z बराबर r sin, ठीक है, x² y² z², इसका मान क्या हो जाएगा, इसको हल नहीं करते हैं, इसका मान r² आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। बहुत ही पेचीदा सवाल है। अगला सवाल, ठीक है,
96 नंबर सवाल आते हैं। सवाल बोल रहा है कि पाई चार्ट पुस्तक के प्रकाशन में विवरण जो दिया गया है, इसके आधार पर निश्चित संख्या में पुस्तकों की प्रकाशन रॉयल्टी के व्यय जो है वह इतना दिया गया है व्यय। ठीक है, अब परिवहन, बाइंडिंग और प्रिंटिंग में कुल व्यय कितना हो जाएगा। ठीक है, तो परिवहन में कितना था 10%, बाइंडिंग में कितना है 16% और प्रिंटिंग में कितना है 25%। टोटल कितना हो गया 51%। 51%। अब इसको हम लोग गुना कर देना किससे, याद रखना इसी से, रॉयल्टी का व्यय टोटल कितना हो गया 51%, तो बराबर हो गया आपका रॉयल्टी का कुल व्यय जो है आपका इतना दे दिया गया। तो 15% यहाँ दे दिया गया, रॉयल्टी का व्यय खाली इतना है, तो रॉयल्टी का व्यय हमें कहाँ कितना है 15%, यानी 15% बराबर हमें निकालना है 43500। तो हमें 1% निकालना, 1% बराबर इसको 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 9 में 135, ये 29 और 2 0। तो ये एक बराबर निकल गया, वही 51 से गुना कर देना है, 29 और 2 0। तो 29 गुना 00 147 लगभग आ जाएगा। तो 147 और 9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अक्टूबर 2024 में किस राज्य में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। तो याद रखना यह मिस्र को। 15 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी मतलब का दर्जा मिल गया था। तो याद रखना टोटल 14 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का नया सेट शुरू किया। इसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के क्षेत्र में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणी के रूप में प्रदान किया जाता है। तो याद रखना यह जो प्रदान किया जाता है वह 4 श्रेणी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वर्ष 2025 में कुल कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना टोटल 139 लोगों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए खत्म हो गया टोटल 100 सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े। ये रहा आपका आंसर कीज। अगर ये सारे आप सेट मारना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, यहाँ टेलीग्राम में जाके ये सारे PDF के रूप में प्रोवाइड कर दीजिएगा, वहाँ से आप सेट मार सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मकदम।